हाँ जी, तो बात है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन से आपको क्या समझ में आता है? जो अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं कि एक ब्लॉक से बंधा हुआ है दूसरा ब्लॉक, एक ब्लॉक से बंधा हुआ है दूसरा ब्लॉक। ये है अगर 6 kg का, ये है 2 kg का, और इससे भी कोई और बंधा हो, जैसे रेल के डिब्बे बंधे होते हैं ना, तो अगर इस तरीके से कोई बंधा हुआ है यहाँ पर 1 kg, और इस फोर्स के थ्रू ये तीनों ब्लॉक्स खींचे जा रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? कनेक्टेड कंस्ट्रेंट मोशन कह देते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है जी? कि अगर चलेगा ये पूरा सिस्टम साथ चलेगा, वरना तो चलेगा नहीं। समझ में आया क्या? तो ये कंस्ट्रेंट है। और किस तरह के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं? देखो मैं आपको दिखाता हूं कि कंस्ट्रेंट मोशन किस तरह के होते हैं। मान लीजिए कि एक पुली लगी है यहां पर। क्या लगी है? पुली। पुली है, ठीक है जी। और यहां से एक धागा जा रहा है। मैं कलर चेंज करूं तो मान लीजिए कि एक धागा जा रहा है ऐसे इसके ऊपर से, और ऐसे यहां पे एक दूसरी पुली लगा देते हैं। एक दूसरी पुली लगा देते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे ये धागा आया ऐसे, और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच है एम मास का। अब आपने फोर्स लगाई, ठीक है जी, तो ये ब्लॉक खिंच के जाएगा वहां पे। और किस तरह की बातें हो सकती हैं? कंस्ट्रेंट। क्या कह रहा हूं जी? कंस्ट्रेंट। और क्या हो सकता है जी? सुनो कि यहां पर एक पुली है। सर पुली क्या होती है हमें तो यही नहीं मालूम। समझाता हूं कि एक ब्लॉक यहां पर है और एक ब्लॉक यहां पर है, तो ये बंधे हुए हैं। कंडीशन क्या है कि जो ये ब्लॉक 1 हो गया और ये ब्लॉक 2 हो गया, तो बात ये है कि ये चलेगा तो ये चलेगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इस तरह के कंस्ट्रेंट लगा दिए गए हैं। बात समझ में आई क्या? तो खैर इसी तरह का एक कंस्ट्रेंट मोशन हमें पढ़ना है जिसका नाम है पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम। इसी को हम कई बार मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम मतलब मैकेनिकली एडवांटेज लिया जा रहा है। समझ में आया क्या? कम फोर्स लगा के ज्यादा काम, कम से कम में ज्यादा काम कैसे हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम। समझ में आया क्या? आदमी एक हाथ से अपना पूरा वेट संभाल सकता है। आदमी एक हाथ से अपना, अपने फ्रेंड का, उसके भी फ्रेंड का 50-60 किलो 100 किलो कितना भी उठा सकता है एक हाथ से। लेकिन क्या है जी? मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम यूज करना आना चाहिए। तो ऐसा ही एक सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। कैसा सिस्टम है जी? क्या नाम है सिस्टम का? पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ने से पहले पहले तो नाम लिख लो आप जल्दी से, पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या लिख लोगे जी? पुली ब्लॉक सिस्टम। लिख लिया? आओ जी आगे सुनो भैया बहुत ध्यान से। पुली बहुत प्यारी चीज है, इसके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। पहले मैं आपको पुली दिखा दूं कि पुली कैसी होती है। देखो ऐसी एक पुली, मतलब ये एक डिस्क टाइप है, और इस सेंटर के अबाउट ये घूम सकती है। ठीक है, आपने कुआं देखा है? कुआं, कुएं में क्या होता है कि यहाँ ऊपर, कभी कुआं देखा हो अगर तो आपको शायद ये समझ में आएगा कि जैसे ये कुएं का ऊपर का हो गया हिस्सा, ठीक है जी, तो इतना दिख रहा है ऐसे कुआं, अपने को बाहर से कुआं ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है जी कुआं। ठीक है,
बस इतना दिख रहा है। अब यहाँ पे लगी है पुली, यहाँ पे क्या लगी, पुली, और एक साइड से रस्सी बाहर पड़ी हुई है और एक साइड से यहाँ पे बाल्टी लटकी हुई है। समझ में आया जी? तो ये वाला जो ये कंपोनेंट है जो कि सेंटर के अबाउट घूम रहा है, समझ में आया आपको? जो सेंटर के अबाउट घूम रहा है ये, इसी को हम क्या कह देते हैं, पुली। क्या कह देते हैं, पुली। समझ में आया जी? आपका बहुत खून पीने वाली है ये पुली। ठीक है, अब आप रस्सी पे फोर्स लगाते हो, रस्सी पे आप फोर्स लगाते हो और बाल्टी खिंच के ऊपर, ऐसा ही होता है। जैसे ही आप फोर्स लगाते हो बाल्टी खिंच के ऊपर आ जाती है। बात समझ में आई क्या? एफ और बाल्टी खिंच के ऊपर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये है पुली, ठीक है जी। समझ में जो बात आनी चाहिए वो ये है कि हम पुली को ऐसा मानेंगे कि वो रोटेट नहीं कर सकती। सर क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। पुली हमारी फ्रिक्शनलेस है। पुली के लिए एजम्पशंस हैं। सबसे पहली एजम्पशन तो क्या है, वो मासलेस है। एजम्पशन, सबसे पहला एजम्पशन है कि वो मास लेस है। दूसरा एजम्पशन, वो फ्रिक्शन लेस है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो फ्रिक्शन लेस है? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं उसके ऊपर से धागा एक लेके जाऊंगा, धागा, उसके ऊपर से मैं धागा ऐसे लेके गया, ये धागा इस सरफेस के ऊपर 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 जाके और जी यहां से उतर आया नीचे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये धागा पुली के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो पहली बात तो पुली, पुली यहां से ऐसे बंधी हुई है छत से, पुली यहां पर छत से बंधी हुई है ऐसे। ठीक है जी, पुली मासलेस है। क्यों है मासलेस वो भी बताऊंगा। फिलहाल हमने माना कि फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन यहां पर होगी, अगर फ्रिक्शन धागे के और पुली के बीच में होगी, तो जब धागा इधर से ऊपर जाएगा ना, जब धागा इधर से ऊपर जाएगा, जब धागा इधर से ऊपर जाएगा तो ये वाला धागा नीचे आएगा और इसके साथ साथ पुली रोटेट करेगी। अगर फ्रिक्शनलेस ना होती, इफ पुली इज नॉट फ्रिक्शनलेस, बुक में नहीं समझाया हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, इफ पुली इज नॉट frictionless, if pulley is not frictionless, then it will rotate, it will rotate with thread, then it will rotate with thread। ठीक है जी, अगर वो थ्रेड के साथ घूमने लगेगी तो क्या रोटेशनल मोशन होने लगेगा। पहले मैं लीनियर मोशन ही पढ़ लूं ढंग से, रोटेशनल तो फिर ही पढ़ लूंगा। तो रोटेशनल मोशन की अलग कहानी है, उसको हमने अभी एग्जाम्पशन पे रखा हुआ कि भैया हाँ तुम नहीं हो और ना ही तुम होते। अभी हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है और यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का मास क्या है, अलग अलग। तो एक नीचे आएगा और एक ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ऊपर जा रहा हो और ये वाला नीचे आ रहा हो। बात समझ में आ गई क्या? कुछ भी हो, हमने क्या माना है कि ये कैसी है जी, फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होगी अगर, तो धागा इसके ऊपर से स्लाइड करेगा, ये नहीं घूमेगी। समझ में आएगा? फ्रिक्शनलेस मानने से क्या हो गया जी, कि धागा रोटेट, धागे के साथ पुली नहीं चलेगी, पुली वहीं रहेगी, धागा स्लिप होने लगेगा। समझ में आया क्या? एजम्पशन जो है हमारा फ्रिक्शनलेस इसलिए है, सो दैट द थ्रेड कैन स्लाइड ओवर पुली विदाउट कॉजिंग एनी रोटेशनल मोशन इन पुली। मेरी बात समझ में आई क्या? पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज एज्यूम्ड, पुली इज एज्यूम्ड। पुली को फ्रिक्शनलेस इसलिए माना गया है, ऐसे ही लिख लो यार, पुली को फ्रिक्शनलेस इसलिए माना गया है। पुली को फ्रिक्शनलेस, ये क्योंकि कोई पूछेगा एग्जाम में तो लिखने के लिए आएगा नहीं, तुम्हारे समझने के लिए। फ्रिक्शन, पुली को फ्रिक्शनलेस इसलिए माना गया है कि पुली रोटेट ना करे, और रोटेट करने लगी अगर तो हमें रोटेशनल मोशन भी यहीं पढ़ना पड़ जाएगा। माना गया है कि पुली रोटेट ना करे
बात समझ में आ गई क्या? पुली रोटेट ना करे वरना तो हमें रोटेशनल मोशन यहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या माना, पुली रोटेट नहीं कर रही, इसके ऊपर से स्लिप कर रहा है मामला। ठीक है भैया, अब आगे की बात सुन लो। इसको जरा मैं हटा दूं, चलो भागो यहाँ से। तो पुली हमारी कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। अच्छा जी, मासलेस क्यों माना? मान लो अगर इसका मास m हो जाए, पहले तो भैया इसके ऊपर लगेगी m2g, और यहाँ पे कोई टेंशन आएगी कैपिटल T, यहाँ पे कोई टेंशन आएगी कैपिटल टी। सर ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैपिटल टी रहेगी क्या? दोनों साइड सेम मान ली। मैंने कहा भैया ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो कैपिटल टी टेंशन है ये स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम रहेगी, धागे के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहने वाली है। ये बात हमने कहाँ पे की थी? जब कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे थे, ये ब्लॉक से ब्लॉक जुड़े रहने वाला, तो ब्लॉक भाग रहे थे, तो हमने क्या मान लिया था कि टेंशन, इस धागे को भी हमने मासलेस मान रखा है, धागे को भी हमने क्या मान रखा है? मास लेस। क्या मान रखा है? मासलेस। और इसी वजह से टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो यहाँ पे दो टेंशन तो ये लग रही हैं, एक टेंशन ये और एक टेंशन ये, ताकि मैं यहाँ पर 2t लिख पाऊं। अगर यहाँ पे इसका मास भी mg लिखने लग गए तो 2t प्लस mg आएगा। ठीक है सर, क्या बोल रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बस अभी आएगा, एक सेकंड रुक जाओ। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया था जी कि टेंशन कैपिटल टी है। मैं इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, वहां पे बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, कंसीडर दिस स्ट्रिंग, ये भी एजम्पशन का ही पार्ट है। कंसीडर दिस स्ट्रिंग एज मास लेस। समझ में आया क्या? रीजन क्यों कर लिया ऐसा हमने? ताकि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर हमें टेंशन सेम मिल जाए। समझ में आया? ठीक है जी। रीजन, रीजन क्या कहेंगे? सो दैट टेंशन at each and every point each and every point will remain same। समझ में आया जी? ठीक है, अब हम पुली वाले सवाल पे चल रहे हैं। मैं अगले पेज पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने नोट कर लिया? मतलब टेंशन इन ए इज इक्वल टू टेंशन इन बी इज इक्वल टू टेंशन इन सी। ठीक है जी, अब आते हैं हम पुली ब्लॉक पर, जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सवाल कर रहे थे। देखना भाई, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक ब्लॉक लटका देता हूं जिसका मास है, मैंने मान लिया m1, और इसका मास मैंने दूसरे ब्लॉक का जो यहां पर लटकाया उसको क्या मान लिया जी? m2। तो ध्यान से सुनो, हमें नहीं पता कौन सा मास बड़ा है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे या ऊपर जा रहा होगा। तो ध्यान से सुनो भैया कि नीचे यहाँ m2 पर कितनी फोर्स लग रही होगी? कितनी लग रही होगी जी? m2g लग रही होगी।
और m1 नीचे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, m1 इंटू जी। समझ में आ गया क्या? अब यहां इस स्ट्रिंग में हमने मान ली कि टेंशन T है, और वही टेंशन T इस स्ट्रिंग में यहां पर भी होगी, क्योंकि टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। एक स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा, स्ट्रिंग कहीं बीच में टूटी फूटी ना हो, एक स्ट्रिंग हो, तो इस एंड से लेकर इस एंड तक टेंशन सेम रहेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई जी? यहां से चलेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह हर पॉइंट पर टेंशन सेम है, हर पॉइंट पर टेंशन क्या है, सेम। तो m1 को, और मान लो कि ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a एक्सेलरेशन से, तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, a से, और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा जी? हमने मान लिया a एक्सेलरेशन है। समझ में आया क्या? a एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, सबसे पहले m1 ब्लॉक को कंसीडर करो, m1 को, उसके ऊपर m1 जी फोर्स है और ऊपर कौन सी फोर्स है, T। और m2 ब्लॉक को अगर हम कंसीडर करेंगे, चलो खैर बाद में करते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल T ऊपर की तरफ, नेट फोर्स इक्वल टू m है, पता है मुझे, तो क्या पता है इस चैप्टर में F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। F नेट कैसे निकालोगे, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a। समझ में आया? ठीक है जी। तो लिखा होगा ना, चलो आप मुझे दे देना, दो ही बात दिला देना, दो मिक्स करके अभी गिरा था नीचे, देखिए उधर तो नहीं गिर गया। तो ध्यान से सुनो कि ये एक इक्वेशन बन चुकी है, एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, दूसरे ब्लॉक से बनेगी दूसरी इक्वेशन, दूसरे ब्लॉक से बनेगी दूसरी इक्वेशन। मान लेते हैं कि ये m2 ब्लॉक है, इसके ऊपर नीचे फोर्स कितनी आएगी, m2 इंटू जी, और ऊपर कितनी फोर्स है, कैपिटल T। हमने इसको माना है कि ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर बड़ी फोर्स, इसका मतलब m2g होगी। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू a। और ये रही सेकंड इक्वेशन। समझ में आया क्या? ये रही सेकंड इक्वेशन और ये रही पहली इक्वेशन। तो ध्यान से सुनना कि इस इक्वेशन को, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, कैपिटल टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और ये क्या है, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये दो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं आप दोनों को ऐड कर दो, आप दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। और जैसे ही आप ऐड करोगे आपको क्या दिखेगा कि t इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, क्या कर दो जी, ऐड। तो क्या बचेगा, m2g माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आराम से निकल के आ गया हमारे पास, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात समझ में आई क्या? तो हमारे पास इन दो इक्वेशन में कुल मिला के दो ही वेरिएबल्स थे, एक था a वेरिएबल और एक था t वेरिएबल। तो a तो निकाल लिया, t निकालना बाकी है। देखो m1 भी पता है, m2 भी पता है, m1 भी पता है और m2 भी पता है, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल कौन है, एक्सेलरेशन और टेंशन। समझ में आया क्या? अब इस एक्सेलरेशन को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में या 2 में, और टेंशन की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया क्या? यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। हम टेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या थी जी, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करूंगा यूजिंग 1, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 इंटू जी प्लस m1 इंटू ए, और a की वैल्यू क्या है जी, m2 माइनस m1
m1 into g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g प्लस m1 m2 g m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी, और नीचे डिवाइड में क्या आ गया, m1 प्लस m2। आप देखो कैंसिल हो गया क्या, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, टेंशन का। तो ये था पुली ब्लॉक सिस्टम जिसके अंदर एक्सेलरेशन और टेंशन आपको कैलकुलेट करना था।